Hello and welcome everyone in English Education channel. Hope all are well. Today we shall read poem The Dust of Snow. This poem is written by Robert Frost in 1923. Robert Frost is an American poet. He is realistic poet. Robert Frost अमेरिका के एक प्रभावशाली कवि हैं. वह एक यथार्थवादी कवि हैं. He describes the reality of nature in his poems. उन्होंने अपनी कविताओं में प्रकृति की वास्तविकता को प्रदर्शित किया है. प्रेजेंट पोएम का टाइटल नेम है डस्ट ऑफ स्नो, बर्फ की धूल या स्प्रिंकलिंग ऑफ स्नो, स्नो फ्लेक्स. इस कविता का थीम बनता है ह्यूमैनिटी एंड नेचुरल वर्ल्ड, मानवीयता और प्राकृतिक संसार. रॉबर्ट फ्रॉस्ट बताते हैं कि इस प्राकृतिक संसार में मानवीयता कैसे चेंज होती है, नेचुरल सराउंडिंग का मानव के ऊपर क्या प्रभाव पड़ता है. डस्ट ऑफ स्नो रॉबर्ट फ्रॉस्ट द्वारा लिखी हुई छोटी पोएम है. पोएम का स्पीकर शुरू में अनहैप्पी था, लेकिन जिस हेमलॉक ट्री के नीचे वह खड़ा था, हेमलॉक ट्री यहाँ एक पॉइजनस प्लांट होता है विद स्मॉल वाइट फ्लावर्स. इस छोटे सफेद रंग के फ्लावर होते हैं इस जहरीले पौधे के. पोइट इस हेमलॉक ट्री के नीचे खड़ा था. वहां से एक क्रो भी उसके ऊपर बैठा हुआ था और क्रो के हिलने के कारण पेड़ से कुछ स्नो फ्लेक्स नीचे गिरी. यह बर्फ स्पीकर के अंदर एक व्यवहार में चेंज लेकर आई, अर्थात पोइट का मूड चेंज हो गया. पहले वह अनहैप्पी था और बाद में वह मूड खुशी में बदल गया. यह पोएम दिखाती है कि नेचर कैसे लोगों के मूड को चेंज कर सकती है. प्रकृति हमें कैसे खुशियां दे सकती है. जब हम दुखी होते हैं तब प्रकृति हमें खुश रहना सिखाती है. इन द फर्स्ट स्टैंजा ऑफ द पोएम, The way a crow shook down on me. पोयम क्रो की इमेज के साथ शुरू होती है, यानी कि एक क्रो इस पेड़ के ऊपर बैठा हुआ है. It means the way a crow shook down on me. shook का अर्थ है हिलाना. कोए के उस तरीके से हिलाने के कारण मेरे ऊपर गिरा. सेकंड लाइन है इसकी, The dust of snow from a hemlock tree. Dust of snow, बर्फ की कुछ धूल या फ्लैक्स फ्रॉम ए हेमलॉक ट्री पर जमी हुई थी. जो फ्लैक्स वो मेरे ऊपर गिरी. हेमलॉक ट्री पर जो बर्फ जमी हुई थी उसकी कुछ स्नो फ्लैक्स क्रो के उस पेड़ को हिलाने के द्वारा कवि पर जाकर गिर गई. क्रो को सिंबॉलिकली हम डेथ से जोड़ते हैं. क्रो को प्रतीकात्मक रूप से मृत्यु से जोड़ा जाता है. बट द फोकस इज ऑन द वे द क्रो डज समथिंग. फर्स्ट लाइन में द वे यानी कि एक क्रो के किस तरीके के कारण उस स्नोफ्लेक्स ने पोइट के अंदर चेंज लेकर आई. जब क्रो बर्फ वाले पेड़ को स्पीकर की तरफ हिलाता है तब यह उसे शोक, ठंडे शोक की तरह लगता है. यह रियलिटी का ठंडा शोक था. इससे ऐसा लगता है जैसे क्रो जानता है कि इस बर्फ की कवि को जरूरत है. तभी क्रो ने उस पेड़ को शुक किया, हिलाया. क्रो का राइट टाइम पर हेमलॉक पेड़ को हिलाना ठीक था, जिससे पोइट का मूड चेंज हो गया. क्रो यहाँ पर स्पीकर को चिंतित होने से रोकता है, उसको वरी होने से स्टॉप करता है और उसे बर्फ की सुंदरता देखने का वातावरण बनाता है. यहाँ पर प्रकृति की सुंदरता से उसको अभिभूत कराता है. पोइट यहाँ नेचर की एक्शन और रिएक्शन की सीरीज को आपस में इंटरकनेक्टेड दिखाता है कि कैसे नेचर के एक्शन और रिएक्शन आपस में जुड़े हुए होते हैं. पोएम में 4 पार्ट्स हैं. फर्स्ट स्नो, सेकंड हेमलॉक ट्री, थर्ड क्रो, फोर्थ स्पीकर. स्नो का मीनिंग भी यहाँ सैड होता है. हेमलॉक ट्री एक पॉइजनस प्लांट है जो कि
सैड का ही सिंबल है। थर्ड, द क्रो, क्रो को हम डूम या फियर का सिंबल मानते हैं। फोर्थ है स्पीकर, पोइट खुद। लेकिन ये तीनों सैड चीजें स्पीकर के अंदर एक पॉजिटिव चेंज लेकर आती है। इसीलिए कवि ने दिखाया है कि प्रकृति की जो चीजें हमें सैड बताई गई है लोगों के द्वारा पारंपरिक तरीकों से, वे भी जिंदगी को खुशहाल कर सकती हैं। सो द स्पीकर इन द पोएम इज स्टैंडिंग अंडर द हेमलॉक ट्री। यह शायद सर्दियों का मौसम है, तभी हेमलॉक ट्री या इसको एवरग्रीन पाइन ट्री भी कहते हैं, इसके ऊपर बर्फ जमी हुई है। एक करो ने कुछ स्नो डस्ट पोइट की तरफ पेड़ को हिलाकर नीचे भेज दी। यह स्नो पोइट के सिर पर या गर्दन पर अज्ञात ढंग से गिरी, यानी कि करो ने उसको किस तरीके से गिराया यह नहीं पता। यहाँ यह महत्वपूर्ण है कि किस तरीके से करो ने इसे किया। यहाँ पोइट रीडर को सोचने के लिए छोड़ देता है कि रीडर अपने आप सोचे कि करो ने किस तरीके से स्नोफ्लेक्स को पोइट की तरफ गिराया। यहाँ हम इमेजिन कर सकते हैं कि करो अपने पंखों को साफ कर रहा था, या केवल हिला हो, या पेड़ से उड़ा हो, या पेड़ पर बैठने के लिए आया हो, या पेड़ की शाखा पर अपने पाँव का बैलेंस बना रहा हो, तभी पेड़ हिला हो और कुछ स्नोफ्लेक्स नीचे पोइट के ऊपर गिरी। कारण कुछ भी हो, ए लाइट डस्टिंग स्नो स्पीकर पर लैंड करती है, यानी कि हल्की सी स्नोफ्लेक्स नीचे खड़े पोइट के ऊपर गिर जाती है। लेकिन फर्स्ट 2 लाइन्स में शुक वर्ड यूज हुआ है, द वे ए क्रो शुक डाउन ऑन मी। यहाँ पे शुक वर्ड, इट मीन्स द क्रो इज शिवरिंग इन द स्नोवी ट्री। इससे यह भी पता चलता है कि करो जो है उस बर्फीले पेड़ के ऊपर कांप रहा था। करो के इस एक्शन से या स्नो डस्ट के गिरने से अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट होता है, अर्थात स्पीकर का मूड जो है चेंज हो जाता है। द फर्स्ट स्टैंजा flows into the second stanza, which is more intimate part of the poem. In the second stanza, has given my heart a change of mood and saved some part of a day I had rued. यहाँ पोइट कहता है कि उस बर्फ के गिरने से मेरे मूड जो है चेंज हो गया है, मेरा दिल जो है वो चेंज हो गया है। पहले पोइट अनहैप्पी था, अब पोइट का मूड जो है हैप्पी हो गया। इन द लास्ट 2 लाइन्स, एंड सेव्ड सम पार्ट ऑफ ए डे आई हैड रूड। रूड मीन्स रिग्रेट, यानी कि जो दिन, आधा दिन जो मैंने खराब कर दिया था, वो इस बर्फ के गिरने से, अच्छा मूड होने से मैंने आधे दिन को बचा लिया है। सेकंड स्टैंजा में स्पीकर अपने चेंज ऑफ मूड को कंफर्म करता है। करो को पारंपरिक रूप से विनाश और डर का प्रतीक मानते हैं, लेकिन यहाँ पर एक पॉजिटिव चेंज लेकर आता है। इस पोएम में करो को अच्छा माना जाता है, जो कि पोइट के बैड मूड को गुड मूड में चेंज कर देता है। द स्पीकर, बिकॉज ऑफ द स्नो डस्ट फॉलिंग ऑन हिम, फाइंड्स हिमसेल्फ पार्शली रिलीव्ड, दिस इवेंट अलाउइंग हिम टू सी लाइफ फ्रॉम ए डिफरेंट एंगल। यहाँ स्पीकर डस्ट के गिरने से पार्शली रिलीव्ड होता है, तब यह इवेंट उसे दिखाता है कि जिंदगी को देखने के नजरिए अलग अलग हैं। यहाँ रॉबर्ट फ्रॉस्ट 2 क्रूशियल वर्ड यूज करते हैं। रूड का अर्थ है रिग्रेट, यानी कि पश्चाताप, और सेव्ड का मीनिंग है रेस्क्यू और कीप सेफ। द मैसेज ऑफ द पोएम इज क्लियर एनफ, समटाइम्स seemingly insignificant aspect of life should become the bringer of positive change. इस पोएम का संदेश बहुत ही स्पष्ट है कि कुछ इनसिग्निफिकेंट चीजें लाइफ के अंदर पॉजिटिव चेंज लेकर आती है। जैसे क्रो को हम डूम और फियर का सिंबल मानते हैं, लेकिन इस पोएम के अंदर वह पॉजिटिव मूड पोइट के लिए लेकर आते हैं। Now we shall do some short questions of this poem.
फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द सब्सटेंस ऑफ द पोएम डस्ट ऑफ स्नो? डस्ट ऑफ स्नो पोएम की विषय वस्तु क्या है? आंसर है, द पोएम प्रेजेंट्स ए परफेक्ट सेटिंग। देयर आर 4 एलिमेंट इन द पोएम। इस कविता में परफेक्ट सेटिंग प्रस्तुत होती है और कविता के अंदर 4 तत्व हैं। ऑल दीज 4 एलिमेंट्स मैच वन अनदर। ये चारों तत्व आपस में एक दूसरे से मैच करते हैं। द स्नो स्टैंड्स फॉर डिप्रेशन। स्नो यहाँ पे किस चीज का प्रतीक है? उदासी का। द हेमलॉक ट्री इज ए सिंबल ऑफ सैडनेस। हेमलॉक जो पॉइजनस ट्री है या धतूरे का पेड़ कहते हैं, वह उदासी का प्रतीक है। द क्रो इज कंसिडर्ड ओमिनियस। क्रो को हम किसका? अपशकुन का प्रतीक मानते हैं। द पोइट्स मूड वाज आल्सो सैड। पोइट का मूड भी यहाँ पर खराब है। बट सडनली द वे इन विच द क्रो शुक द हेमलॉक ट्री एंड फॉलिंग ऑफ द डस्ट ऑफ स्नो चेंज द पोइट्स मूड। लेकिन अचानक जिस तरीके से क्रो हेमलॉक ट्री को हिलाता है और स्नो डस्ट जो पोइट के ऊपर गिरती है, उससे पोइट का मूड चेंज हो जाता है। सेकेंड क्वेश्चन है, व्हाट इज द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम डस्ट ऑफ स्नो? डिस्कस। डस्ट ऑफ स्नो पोएम का केंद्रीय विषय क्या है? चर्चा करें। आंसर है, रॉबर्ट फ्रॉस्ट वाज ए ग्रेट अमेरिकन पोइट ऑफ नेचर। प्रकृति के एक महान अमेरिकन पोइट हैं रॉबर्ट फ्रॉस्ट। इन दिस पोएम द पोइट हैज प्रेजेंटेड द ब्लेसिंग ऑफ नेचर थ्रू द एग्जाम्पल ऑफ ए हेमलॉक ट्री एंड ए क्रो। इस पोएम में पोइट प्रकृति के आशीर्वाद को एक क्रो और एक हेमलॉक ट्री के उदाहरण से प्रस्तुत करते हैं। द पोइट वॉज इन ए बैड मूड। पोइट एक खराब मूड के अंदर है। ही कंसिडर्ड दैट हिज डे वॉज ruined। वह सोचता है कि उसका दिन खराब हो गया है। बट द क्रो शुक द ट्री। लेकिन क्रो ने पेड़ को हिलाया। द डस्ट ऑफ स्नो फेल ऑन हिम। स्नो की जो डस्ट है वो उसके ऊपर गिरी। हिज मूड चेंज्ड। उसका मूड चेंज हो गया। इट्स सिग्नल्ड समथिंग गुड एंड जॉयफुल। इसका चिन्ह यह है कि सब कुछ अच्छा और जॉयफुल है। द रेस्ट ऑफ द डे वॉज सेव्ड फॉर हिम। बचा हुआ दिन उसके लिए बच गया। ही गॉट बिजी विद हिज वर्क। और वह अपने काम के साथ व्यस्त हो गया। होप है सभी को यह पोएम अच्छे से समझ आई होगी। इन क्वेश्चंस को कॉपी में लिखेंगे और याद करेंगे। अगर कुछ क्वेरीज है इस पोएम से रिलेटेड तो कमेंट बॉक्स में लिखें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें अगली पोएम्स की वीडियो देखने के लिए।